नमस्कार साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अब तक हम पढ़ चुके हैं, उसके मतलब परिचय को लेकर के क्षेत्रफल, विस्तार और उसके निर्माता कौन थे, इसके स्थल कौन से, और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात की। और हम अब बढ़ रहे हैं उसका आर्थिक जीवन, किस प्रकार से उनका अर्थव्यवस्था थी। इससे पहले हमने नगर नियोजन पढ़ा, नगर नियोजन के बाद आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में हम बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा आर्थिक जीवन को हम वैसे काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, उसके उद्योग को, उसके शिल्प कला को, उसके व्यापार को। आज का जो टॉपिक है हमारा लिपि, है ना। किस प्रकार की लिपि थी इनकी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसे लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और इनकी लिपि जो थी बूस्ट्रोफेडन लिपि थी। बूस्ट्रोफेडन मतलब ये दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इस प्रकार की ये लिपि होती थी। मतलब ये जो लिपि है वो सर्पिलाकार थी। कैसी लिपि थी ये? सर्पिलाकार की ये लिपि थी। मतलब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार से लिपि लिखी जाती थी। इस लिपि को बूस्ट्रोफेडन लिपि कहते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? कालीबंगा से प्राप्त एक मर्दभांड पर लिखे हुए लेख से मिलती है, ठीक है। कालीबंगा से एक हमें मर्दभांड प्राप्त हुआ, वहाँ से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, जो ओवरलैपिंग रूप में लिखी हुई है, ठीक है। ये बात ध्यान रहे। लिपि दाएं से बाएं लिखी है, ये मैंने कहा आपको अभी, लिपि दाएं से बाएं, ठीक है। इसका पता सर्वप्रथम किसने दिया? बीवी लाल ने दिया। ये बात आपको ध्यान रहे, बीवी लाल ने इसका पता दिया। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। जैसे कि व्हाट्सएप में देखते होंगे, जैसे इमोजी वगैरह होते हैं, जैसे कोई हंसता हुआ चेहरा है, इस प्रकार से, है ना। जो इमेज दिए गए हैं, भाव चित्र दिए गए हैं, है ना, उसके आधार पर इनकी लिपि थी, ठीक है। लेकिन इसमें मूलतः जो चिन्ह थे वो 52 चिन्ह थे। कितने चिन्ह थे? 52 चिन्ह। और इनके जो अक्षर थे वो चित्र के रूप में थे। चित्र के रूप, जैसे मछली का चित्र, यू आकार का चित्र, है ना। ऐसे 250 से 400 तक चित्र देखे गए हैं इसकी। इसलिए शायद इससे अब तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन कई विद्वानों ने इसे पढ़ने का प्रयास किया है। सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह जो हमें मिला है इसका, वो मछली का मिला है। किसका मिला है? मछली का मिला है, ठीक है। और अंग्रेजी में जो यू आकार होता है उसका हमें ये चित्र देखने को मिलता है। इस लिपि को तमिल लिपि का आदि रूप मानते हैं, और ये मानने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है? रेवरेंड हेरास, फादर हेरास, है ना। ये व्यक्ति है जो इस लिपि को तमिल लिपि, द्रविड़ लिपि के रूप में मानते हैं। ये बात ध्यान रहे। देखिए, सिंधु लिपि को, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किन किन विद्वानों ने किया है? के.एन. वर्मा ने, प्रोफेसर एस.आर. राव ने और आई.डी. महादेवन ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया है। मतलब देखिए, और सुनिए, इसमें नोट लगा कोई बात कही गई है। 5 महीने सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास 1925 ईस्वी में L.A. वेडेन या वेडेल ने किया है। तो पढ़ने का प्रयास किसने किया सर्वप्रथम? L.A. वेडेन ने किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लिपि का उद्वाचन करने वाले हैं आई.डी. महादेवन, है ना। इस लिपि का उद्वादन किसने किया? आई.डी. महादेवन ने किया, और वैज्ञानिक विधि से किया है। वैज्ञानिक विधि से इसने प्रयास किया है, जिसने इसे कंप्यूटर से पढ़ने का प्रयास किया, मतलब वैज्ञानिक रूप से इसे पढ़ने का प्रयास किया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे लंबा अभिलेख जो है वो 26 चिन्हों वाला है। कितने चिन्हों वाला है? 26 चिन्हों वाला। और इस सभ्यता की लिपि का सबसे बड़ा अभिलेख कहाँ मिला है? धोलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है, ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो भाषा थी, बलूचिस्तान में एक जनजाति रहती है, ब्राहुई जनजाति, वो ये भाषा बोलती है, ब्राहुई भाषा। और ये द्रविड़ जो भाषा है हमारी, उससे इसका संबंध बताता है। तो इसलिए ये एक द्रविड़ भाषा है। कौन सी? ब्राहुई भाषा, जिसके स्रोत के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता को भाषा माना गया है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा माना गया है, ये बात ध्यान रखना। बलूचिस्तान की ब्राहुई जनजाति ब्राहुई भाषा बोलती है, जो एक द्रविड़ भाषा है, जिसको स्रोत के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या माना है? भाषा का माना जा सकता है, ठीक है। मुहरे, देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरे थी वो सेलखड़ी नमक पत्थर से बनी हुई थी। सेलखड़ी, पहली बात ये हो गई। और लोथल व देसलपुर से तांबे की मुहरें मिली है। लोथल देसलपुर गुजरात में स्थित है, और वहाँ से हमें तांबे की बनी मुहर मिली है, ठीक है। और बटन के आकार की मुहर भी हमें लोथल से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? लोथल से। बटन के आकार की मुहर लोथल से प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से चांदी की बनी हुई
यूनिकॉर्न प्रतीक की 2 मोहरें मिली है। यूनिकॉर्न प्रतीक का मतलब एक बैल है जो एक श्रृंगी बैल है, उसे हम यूनिकॉर्न है उसे एक प्रतीक के रूप में मानते हैं, और उसकी 2 मोहरें मिली है। ठीक है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, और चांदी की बनी हुई है वो। और सेल कड़ी से बनी हुई मोहर मुख्यतः वर्गाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मेन मोहर है, सर्वाधिक मात्रा में जो मोहर मिली वो वर्गाकार चौकोर आकृति की मिली है। और वैसे हम ये भी देखते हैं कि भाई कुछ विदेशी मोहरें भी यहाँ पाई गई है, जैसे बेलनाकार मोहर जो मेसोपोटामिया की है वो यहाँ पाई गई है। ठीक है, मोहर से संबंधित हम देखेंगे, यहाँ बात करेंगे। देखिए सैंधव मोहर है जो मिली है, वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, बेलनाकार, है ना। इसमें सर्वाधिक मोहर जो मिली है ये वर्गाकार मिली है, जो चौकोर, है ना, चौकोर किस्म की है, ये सर्वाधिक मोहर मिली है हमें, वर्गाकार वाले। तो हम बात कर रहे थे कि सेलगड़ी से बनी हुई मोहर मुख्यतः वर्गाकार है, जो सामान्यतः इसकी साइज कितनी है? 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर, मतलब 2.8 बाय 2.8 सेंटीमीटर की ये मोहर हमें प्राप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, जो वर्गाकार है, वर्गाकार इस प्रकार की मोहर है। ठीक है, क्लियर। मोहरे पर सर्वाधिक चित्रित पशु जो है वो एक श्रृंगी पशु है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक श्रृंगी पशु बहुत ही मुख्य पशु था इनका सिंधु घाटी सभ्यता का, ध्यान रहे। ठीक है, और आगे ही इसी संस्कृति को आगे बढ़ाएगी वैदिक संस्कृति, और वहाँ पर जो मुख्य पशु बनेगा, कौन बनेगा? गाय, है ना, गाय बनेगी। क्लियर। और यहाँ पर एक श्रृंगी पशु है। सामान्यतः सेल घड़ी से बनी हुई मोहर पर पीपल के वृक्ष व यूनिकॉर्न मतलब एक श्रृंगी पशु का ही चित्र बना हुआ है। ठीक है, क्लियर। मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से मेसोपोटामिया की मोहरें व लोथल से फारस की मोहर हमें प्राप्त होती है। तो इन बातों का हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब मोहनजोदड़ो स्थल पढ़ा, कालीबंगा स्थल पढ़ा, लोथल स्थल की बात करी, इन सभी स्थलों की बात करी, तो हमने एक एक चीज़ को जाना है। और हमने इस बात से ये भी प्रमाण निकाला कि सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशों से व्यापारिक संबंध थे। क्लियर। अब तक विभिन्न हड़प्पाकालीन स्थलों से लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। कितनी मोहरें प्राप्त हुई है? 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। और सबसे अधिक मोहरें जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, लगभग 500। मोहरों के संबंध में एक बात पहले भी की अपन ने, क्या कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो हड़प्पा स्थल से। क्लियर। तो हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो स्थल का ये तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है कि मोहनजोदड़ो से हमें सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई है और हड़प्पा स्थल से हमें सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त की है। इसके संबंध में अपन ने ये भी देखा कि मोहनजोदड़ो से हमें दाह संस्कार के प्रमाण मिले और हड़प्पा स्थल से, है ना, आंशिक समाधि के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। धर्म व्यवस्था में हमने जाना था ये बात। ठीक है, ये बात कर चुके हैं कि सैंधव मोहरें वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और बेलनाकार, ये इस प्रकार की मोहरें मिली। लेकिन सर्वाधिक मोहरें जो मिली है वर्गाकार और चौकोर मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये बात अब जरूर ध्यान रखें। तो प्रमाणित रूप से वर्गाकार आकृति की अधिक मोहरें पाई गई है। अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ जानवरों की आकृतियाँ भी अंकित हैं। अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ में जानवरों की आकृतियाँ भी अंकित है ना। जानवरों की जैसे सबसे ज़्यादा जो मोहरों पर हमें देखते हैं तो एक श्रृंगी पशु। तो एक श्रृंगी पशु क्या है? वो भी जानवर है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक पशुपति शिव, आद्य शिव जिसे मार्शल ने कहा है, उसकी मोहर भी देखी, उनकी मोहर भी देखी थी, जिनके बाएं तरफ भैंसा और गेंडा और दाएं तरफ हाथी और चीता और सामने 2 हिरण, है ना, इस प्रकार की मोहर देखी। तो उस मोहर पर क्या थे? सब जानवर थे पशुपति शिव के साथ। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इस मोहर को, एक मेरा अनुमान है, मेरा पर्सनल अनुमान है कि जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर है उस पर पशुपति शिव जो दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ में बाएं तरफ भैंसा और गेंडा और दाएं तरफ हाथी और शेर और सामने 2 हिरण, मतलब हिंसक पशु, और एक सामान्य पशु जो हिरण, जिसका शेर हिरण का शिकार करता है, वो उनके साथ बैठे हैं। मतलब पशु में भी कितने शांति है, हिंसक प्रवृत्ति नहीं है। अर्थात हम ये सिंधु घाटी सभ्यता से हम ये पूर्ण रूप से जान चुके हैं कि यहाँ से तलवार नहीं मिली है, यहाँ से किसी प्रकार के हथियार के साक्ष्य नहीं मिले। तो ये जो सभ्यता थी ये शांति प्रिय लोगों की सभ्यता थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ मोहरों पर देवी देवताओं के चित्र भी अंकित है। कुछ मोहरों पर देवी देवताओं के चित्र भी अंकित है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर व्याघ्र
का अंकन मिलता है, जबकि वेदों में व्याघ्र का उल्लेख नहीं हुआ है। व्याघ्र मतलब चीता, ठीक है। शेर का जो उल्लेख है वो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिलता है, जबकि वेदों में शेर का उल्लेख, चीता का उल्लेख नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रहे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है वो एक श्रृंगी पशु का है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका है? एक श्रृंगी पशु का है। क्लियर। पीपल एवं बिना कुबड़ का बेल एक श्रृंगी पशु का था, ठीक है। पीपल एवं बिना कुबड़ का बेल एक श्रृंगी पशु का था, ये बात ध्यान रहे। मतलब हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर पीपल, बिना कुबड़ वाला बेल और मैंने एक श्रृंगी पशु की बात की, ये था, ठीक है। लोथल एवं कालीबंगा से मुद्रा छाप या मुद्रा राज मुद्रांक के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो की एक मोहर के चित्र की तुलना सुमेरियन की एक मोहर पौराणिक पात्र गिलगमेश से की जाती है। इस फैक्ट को याद रहे, गिलगमेश है ना, इस गिलगमेश से की जाती है ना। सुमेरियन की एक मोहर पौराणिक पात्र कौन है? गिलगमेश, इससे की जाती है।